अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है हायर परचेज। हायर परचेज का मतलब क्या होता है? हायर परचेज का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ रेंट पे उसको परचेज करो या रेंट पे उसको ओन करके उसको यूज़ करो या इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ परचेज करते हो, तो बेसिकली उसको हम बोलते हैं हायर परचेज। तो इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई, इट्स अ वे ऑफ बाइंग एसेट्स। ये एसेट खरीदने का एक ऐसा तरीका है दैट अवॉइड्स द नीड टू पे इन फुल amount at the time of purchase or soon after purchase। तो जब आप एसेट खरीद रहे होते हो तो तब आप पूरी पेमेंट नहीं कर रहे होते, या जस्ट आफ्टर उसके कुछ टाइम बाद भी आप नहीं कर रहे होते। इसमें आप बेसिकली इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर रहे होते हो। ओनरशिप ऑफ एसेट इज नॉट पास टू द परचेजर until the full amount of the contract is not paid। जब तक आप पूरी अमाउंट पे नहीं कर लेते तब तक एसेट आपका नहीं होता। वो एसेट उसका होता है जिसने आपको हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट में साइन करके दिया होता है। ठीक है। और जिस दिन आप पेमेंट को रोक देंगे उस दिन आपकी ओनरशिप ऑफ एसेट या जो यूजेज होगा उसका वो भी खत्म हो जाएगा। और हम एसेट्स को क्यों परचेज करते हैं ऑन हायर परचेज? वाई परचेज एसेट्स ऑन हायर परचेज? आपके पास कैश कम होता है, शॉर्टेज ऑफ कैश होता है, इसकी वजह से, या आप किसी एसेट को कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, या कोई भी टाइम हो सकता है। तो आप कहते हो कि भाई इतनी ज्यादा अमाउंट देने का क्या फायदा, आप रेंट दे के उसको यूज कर लो। और समटाइम्स कुछ स्कीम्स, कुछ फाइनेंसिंग ऐसी होती है कि वो आपको जीरो इंटरेस्ट पे हायर परचेज दे रही होती है। तो फर्म्स के लिए ये फीजिबल होता है कि उसको मंथली या एनुअली इंस्टॉलमेंट्स भी देते रहें और साथ में उसके साथ अर्निंग्स भी करते रहें। तो जो वो अर्निंग्स करेंगे उससे आप वो फाइनेंस भी कर देंगे इंस्टॉलमेंट्स को। और बहुत सारी फर्म्स के लिए ये चीपर और इजियर ऑप्शन होता है फॉर फाइनेंसिंग, इसीलिए वो चीजें करते हैं। तो हम एक सवाल करते हैं इसका। पहले मैं सवाल को रीड करता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको मैं शायद समझा सकूं। Bulwell Aggregates wish to expand their transport fleet and have purchased 3 heavy lorries। 3 गाड़ियां उसने खरीदी हैं with a list price of 18,000 pound each। एक गाड़ी कितने की है? 18,000 रुपए की है। और हमने कितनी खरीदी है? 3। 3 into 18,000 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 54,000। ठीक है। Bulwell has negotiated the hire purchase to fund their expansion and entered a hire purchase agreement with Granby Grandison। The agreement states the Bulwell will pay a deposit of 9,000। यानी वो पहली पेमेंट या फर्स्ट कैश की जो पेमेंट करेगा वो कितनी करेगा? 9,000, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट डाउन पेमेंट करेगा वो 9,000 की। ठीक है। और ऑन 1 जनवरी 2015, यानी जब वो एसेट खरीदेगा उस वक्त वो 9,000 पे पे करेगा। एंड हर साल के आखिर में, यानी जो 2015 का 31 दिसंबर होगा और 2016 का जो 31 दिसंबर होगा, वहां पे वो कितनी अमाउंट पे करेगा? 24,000। एंड अ फाइनल इंस्टॉलमेंट विल बी ऑफ 20,391। जो तीसरा साल आखिरी साल होगा ना, उसमें ये अमाउंट पे करेगा इंस्टॉलमेंट की। और हायर परचेज का इंटरेस्ट रेट कितना है? 25%। ठीक है। The depreciation policy on the Bullwell aggregates is to write off vehicles as a 4 year period। 4 साल उसकी डेप्रिसिएशन चलेगी। एंड उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 1333 for each vehicle at the end of its useful life। The cost of the vehicle to Grinby is the 14,400 each। ठीक है। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं। पहली रिक्वायरमेंट क्या कहता है? अकाउंट्स फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ बुलवेल एग्रीगेट्स, showing these entries in the statement of profit and loss
एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द, इन 4 साल की हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनानी है, एक्सट्रैक्ट बनाना है बेसिकली, और इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बनानी है। और पार्ट बी में क्या बोल रहा है, account for the above transaction in the books of Granby Granges and showing the entries in the hire purchase trading account for this year, and this is the only hire purchase transaction undertaken by this company. Calculation to the nearest यूरो या पाउंड जो भी है, नियरेस्ट इसने बोला है ना, तो इसका मतलब क्या है, आंसर हमारा पॉइंट्स में होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई वुड प्रीफर कि मैं पहले पार्ट बी कर लूं, क्योंकि पार्ट ए में सिर्फ इनकम स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल पोजीशंस का उसने इफेक्ट पूछा है। तो आई वुड प्रीफर कि हम पार्ट बी कर लें, जिसमें हम ये सारी इसकी ट्रांजैक्शंस वगैरह रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी है, इन द बुक्स, इन द बुक्स ऑफ ग्रैनबी, ग्रैनबी, ग्रैनबी बेसिकली कौन है, हायर, हायर परचेज प्रोवाइडर, प्रोवाइडर। और हायर परचेज की सर्विसेज कौन ले रहा है, बुलवेल, बुलवेल। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बुलवेल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो उसका लेजर अकाउंट हम बनाते हैं। ठीक है। बुलवेल बेसिकली क्या है, ग्रैनबी का एक कस्टमर, क्या है, उसका कस्टमर होता है। तो आपका कस्टमर आपका क्या होता है, अकाउंट्स, अकाउंट्स रिसीवेबल होता है। और अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, आपका एक एसेट होता है। तो एसेट का जो अकाउंट होता है ना, वो डेबिट साइड पे इंक्रीज करता है, और एसेट का जो अकाउंट होता है वो क्रेडिट साइड पे डिक्रीज करता है। ठीक है। अब हायर परचेजर ने इसको सेल किया, Bulwell wished to expand the transport and purchased 3 heavy lorries with a list price of 18,000। 3 लॉरीज परचेज किए, और उसकी प्राइस क्या है, 54,000। तो हम लिख देते हैं हायर परचेज सेल्स, हायर परचेज सेल्स कितने की, 54,000 की। ये मैंने कैलकुलेट कैसे किया, 18,000 इंटू 3 करा, तो मेरे पास 54,000 आ गया। भाई उसने बुलवेल को 3 गाड़ियों की सेल करी, सही है, एंड एग्रीमेंट में हो गया। एंड दिस एग्रीमेंट स्टेट द बुलवेल विल पे अ डिपॉजिट 9,000। तो बुलवेल इसको 1 जनवरी 2015 को 9,000 पे भी करेगा। तो हम वो भी लिख लेते हैं, ये 2015 का है, ये भी 2015 का है, और ये 1 जैन का डेटा है, 1 जैन, 1 जैन। तो उसने इसको पे किए थे 9,000। 1 जैन को 9,000 बैंक किए थे बैंक से, बैंक डिपॉजिट। ठीक है। अब इसने बैंक डिपॉजिट तो कर लिया, अब अगली चीज हम पढ़ते हैं उसने क्या बोला था। एंड 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 24,000, 31 दिसंबर ऑफ, तो 31 दिसंबर को भी इसने पेमेंट करी थी। 31 दिसंबर कितनी करी थी, 24,000 करी थी, वो भी रिकॉर्ड कर लिया। ये क्या है, हमारा इंस्टॉलमेंट का पार्ट है, एक डिपॉजिट था और एक इंस्टॉलमेंट था। तो 2015 का डेटा तो हमने कैलकुलेट कर लिया, सही है, ये हो गया। अब इंटरेस्ट, भाई पूरा साल 2015 को मैंने शुरू में ही फाइनेंसिंग कर ली थी, तो 2015 में इंटरेस्ट भी तो लगेगा। और उसकी परसेंटेज क्या है, 25%, 25%। इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड
on the balance outstanding on the 1st January each year and paid on 31st December। सही है। तो इंटरेस्ट जो है ना अकाउंट रिसीवेबल है, मतलब जो ग्रैनबी है उसको मिलेगा। तो ग्रैनबी का जो अकाउंट रिसीवेबल है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 31 दिसंबर का इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कैसे करें? इंटरेस्ट हम कैलकुलेट ऐसे करेंगे, 54,000 माइनस 9,000। क्यों? क्योंकि 54,000 में से 9,000 माइनस करेंगे तो इसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा वो पूरे साल के लिए ओविंग बन जाएगा। तो इस पे हम लगाएंगे 25%। जब इस पे हमने 25% लगाया ना, तो ये हमारे पास आ गया 11,250। ये हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है। ये क्या है? हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस मेरे पास आ गया, तो मेरे हिसाब से हमारी जो हैवियर साइड है ना वो डेबिट साइड है। उसका बैलेंस क्या बन रहा है? 66,000, नहीं 65,250। 65,250। यहाँ पे भी सेम आएगा, 65,250। 65,250। और बैलेंस कैरिड डाउन होपफुली, अगर मैंने ये क्या बोलते हैं, डेबिट साइड तो हैवियर है, क्रेडिट साइड थोड़ी लाइटर है, तो बैलेंस सीडी यहाँ पे आना चाहिए। 65,250 में से अगर हम 24,000 माइनस करें और 9,000 माइनस करें तो हमारे पास बैलेंस आता है 32,250। सही है। और ये डेट कौन सी है? 31 दिसंबर 2015। ठीक है, यहां तक हम 2015 की अकाउंटिंग कर चुके हैं। 2015 की अकाउंटिंग हम कर चुके हैं। तो अब जो 2015 का क्लोजिंग बैलेंस है वो बैलेंस बीडी बन जाएगा 1 जैन 2016। कितना होगा? 32,250। ऐसा ही है। अब इसका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा वो भी हम 31 दिसंबर 2016 को करेंगे। इंटरेस्ट इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, वो भी 25%। और इसने हमें यहाँ पे याद है ऊपर दो बातें बोली थी, 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 24,000। एक 2015 को करेंगे और एक 2016 को करेंगे। 15 वाली तो हम रिकॉर्ड कर चुके, तो हम लिखेंगे 31 दिसंबर बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट कितना था? 24,000 था। ठीक है, और यहाँ पे भी 2016 लिखते थे। अब इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस जो 1 जनवरी की ओविंग अमाउंट थी ना उस पे लगता है। तो इसकी ओविंग अमाउंट कितनी थी? क्योंकि 1 जनवरी को तो हमारे पास सिर्फ ब्रॉड डाउन बैलेंस था, तो और इसके बाद तो 1 जनवरी के बाद ओविंग बैलेंस भी वही है, तो 32,250। मैं यहाँ पे छोटी वर्किंग कर लेता हूँ, 32,250 इंटू 25%। इससे हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा इंटू 25%। तो ये मेरा आ रहा है 8063। 62.5 आ रहा है, बट उसने कहा था नियरेस्ट पाउंड तक राउंड ऑफ करना। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या सीन हो रहा है कि इसमें भी डेबिट साइड हैवियर हो रही है, तो इन दोनों को हम टोटल कर लेते हैं। ये हमारा टोटल बन जाता है 40,330। 40,313। अब डेबिट साइड हैवियर है, क्रेडिट साइड लाइटर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली 24,000 को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास
31 दिसंबर 2016, बैलेंस BD आ रहा है हमारा 16,330। आई गेस यहाँ तक कोई मसला नहीं है। 2015 का अकाउंट बन गया, 2016 का बन गया। ठीक है, अब 1 जैन 2017 को बैलेंस BD ये होगा। बैलेंस BD हमारा ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 16,313। सही है। और 31 दिसंबर 2017 को हमने बैंक डिपॉजिट करा था। सॉरी, बैंक डिपॉजिट नहीं है ये, इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट पेमेंट, इंस्टॉलमेंट बैंक में ही करवाई थी। ऊपर जाते हैं दोबारा। 2015 और 16 की 24,000 पेमेंट रिकॉर्ड कर ली। फाइनल इन्वेस्टमेंट की इंस्टॉलमेंट कितनी है? 20,391। 20,391। 20,391। और हायर परचेज का इंटरेस्ट, हायर परचेज का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 16,313 को मल्टीप्लाई करेंगे 25% से, तो हमारा हायर परचेज का इंटरेस्ट भी आ जाए 313 इंटू 25%। ये आ रहा है 4078। 4078। तो सही है, इसको हम टोटल कर लेते हैं तो हमारा बैलेंस, ये दोनों बैलेंस हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारी इंस्टॉलमेंट खत्म हो रही है। 20,391। जब इन दोनों को भी मैंने टोटल किया ना तो 20,391 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये जो मेरा बुलवेल का जो अकाउंट है वो 3 साल में फाइनली जाके कंप्लीट हो गया। 31 दिसंबर। ठीक है, तो ये हमने इसका बना दिया बुलवेल का अकाउंट, जो हम जिसको हमने हायर परचेज किया था। अभी हमें क्या बनाना पड़ेगा? HP का इंटरेस्ट अकाउंट। HP का इंटरेस्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने उसका HP का इंटरेस्ट अकाउंट बन गया क्योंकि जो बुलवेल था वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल्स था। तो वो जो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट करेगा ना, वो बेसिकली हमारी इनकम होती है। तो इनकम राइज करती है क्रेडिट साइड पे और इनकम कम होती है डेबिट साइड पे, क्योंकि HP जो इंटरेस्ट रेट रिसीव करेगा वो उसके लिए इनकम है। तो पहली जो इंटरेस्ट पेमेंट जो वो रिसीव करेगा ना, वो कब करेगा? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को HP इंटरेस्ट है। 31 दिसंबर 2015। 31 दिसंबर 2015 किससे रिसीव करेगा इंटरेस्ट? बुलवेल। बुलवेल से कितना करा था उसने? 11,250। ये मुझे कैसे पता चला? ये मैंने ऊपर से उठाया। ठीक है, अब इसने हमें दूसरा इंटरेस्ट दिया दिसंबर 2016। बुलवेल कितना दिया? 8,063। 8,063। फिर उसके बाद उसने लास्ट इंटरेस्ट हमें दिया 31 दिसंबर 2017। बुलवेल which was 4,078। 4,078। ठीक है, ये इसने हमें टोटल इंटरेस्ट दिया, तो इसकी इंटरेस्ट भी हमने रिकॉर्ड कर दी। इंटरेस्ट अकाउंट भी इसका हमने बना दिया। अब देखते हैं अभी हमें आगे क्या बनाना। ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट बना लिया। अब हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट।
हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट क्या बनाएंगे? हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। इसको हेडिंग डाल देता हूँ, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट ये लेजर फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मल इनकम अकाउंट की तरह होता है कि इनकम्स आती हैं तो वो इस साइड पे इनकम इंक्रीज होता है और डेबिट साइड पे डिक्रीज होता है या एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं। पहले उसने सेल्स करी थी 2015 में। 2015 में उसने हायर परचेज को सेल करी थी। कितने की करी थी? 54,000 की करी थी। और ये हम पहले भी 2 दफा निकाल चुके हैं। एक दफा यहाँ पे निकाली है और एक दफा यहाँ पे निकाली है। दूसरी दफा तो मैंने लिख दिया है। तो कितने की सेल करी थी? 54,000 बिकॉज ऑफ 3 लॉरीज। ठीक है। एक तो वो आ गई। और उन लॉरीज से हमारी, और लॉरीज की कॉस्ट क्या थी? उन लॉरीज की कॉस्ट क्या थी? तो यहाँ पे भी 2015 लिख देता हूँ। कॉस्ट ऑफ लॉरीज, कॉस्ट ऑफ लॉरीज ये तो हमने निकाली नहीं है, आप परेशान हो गए होंगे। 3 लॉरीज थी और एक की कॉस्ट मालूम पता चल जाए तो तीसरी की हम खुद ही निकाल लेंगे। किसने बिल्कुल ये एंड में बताया हुआ था? द कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स टू ग्रैंड बी ग्रेजेस इज, इसको इंटू 3 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ लॉरीज विच इज इक्वल्स टू 43,200। 43,200। तो मैंने लॉरीज की कॉस्ट यहीं पे कैलकुलेट कर ली। 43,200, 14,400, 43,200। अब इसकी सेल्स भी आ गई, इसकी कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स भी आ गई। और 2015 में हमारी कोई इनकम थी? हम प्रीवियस अकाउंट्स को देख लेते हैं। ये तो कैश डिपॉजिट्स है, ये वो सारी चीजें। हाँ, इंस्टॉलमेंट हमारी इनकम नहीं है, वो हम ऑलरेडी सेल में रिकॉर्ड कर चुके हैं। हाँ, हमारी इंटरेस्ट एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग है। 2015 में हमें कितना इंटरेस्ट मिला? 11,250। तो हम लिख देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, एचपी इंटरेस्ट। एचपी इंटरेस्ट था 11,250। ठीक है। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल्स माइनस सीओजी एस नीड्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे निकलता है। तो हम यहाँ जो हायर परचेज में काम करते हैं ना, तो 2 हिस्सों में करते हैं। एक रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट होता है और एक अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट होता है। भाई उसने सेल्स कितने की करी है? 54,000 की। सीओजीएमएस कितना है? कॉस्ट ऑफ लॉरीज कितनी है? 43,200। तो इसका प्रॉफिट कितना आएगा? 10,800। तो इसका बेसिकली प्रॉफिट क्या है? 10,800 इसका ग्रॉस प्रॉफिट है। तो जीपी मार्जिन निकाल लेते हैं। जीपी मार्जिन, जीपी मार्जिन बेसिकली इज 10,800 डिवाइडेड बाय 54,000 इंटू 100 करेंगे तो इसका आंसर आता है 20%। लेट मी अगेन वेरीफाई। 10,800 डिवाइडेड बाय 54,000, बिल्कुल 20% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो 10,800 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। तो अब हम क्या करेंगे? तो हमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट रखना चाहिए और कितना ग्रॉस प्रॉफिट नहीं रखना चाहिए? तो इसके लिए हम यहाँ पे इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। जो 2015 का कैरीड डाउन बैलेंस था ना, जो कैरीड डाउन बैलेंस था, उस पे हम लगाते हैं 20% मार्कअप।
32,250। 32,250 पर हम लगाते हैं 20%। 20%। तो जब इस पे हमने 20% लगाया तो हमारे पास क्या आया? 250 × 20%। इस पे आया 6,4,250। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट हमारे पास आई है ना, ये क्या है? अनरियलाइज्ड है। ये क्या है? अनरियलाइज्ड है। अनरियलाइज्ड क्यों है? बिकॉज ये 2015 का 2015 का सीडी बैलेंस है, यानी ये वाला जो प्रॉफिट है ये आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। तो अनरियलाइज क्रॉस प्रॉफिट तो मिल गया, लेकिन रियलाइज क्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? रियलाइज क्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट क्या होगी? ठीक है, तो ये अनरियलाइज क्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट होगी। तो रियलाइज क्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा? 54,000 प्लस 11,250 को ऐड किया, माइनस 43,200 को माइनस किया, तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट जो आ रहा है ना, मैं निकाल देता हूँ। इसमें बेसिकली हमने उस करंट ईयर की इंटरेस्ट पेमेंट को भी ऐड कर दिया, 11,250। तो इसमें हमारा आंसर आ रहा है 22,050। ये है टोटल जीपी। क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ लॉरीज की सेल्स और लॉरीज की सीओजीएस को माइनस करके लॉरीज का ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था, लेकिन हम बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है तो उसमें इंटरेस्ट इनकम भी डालनी पड़ेगी। तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 22,050। टोटल ग्रॉस प्रॉफिट ये है। तो उसमें से 6,450 अनरियलाइज्ड है, और जो रिमेनिंग बच जाएगा ना, रियलाइज्ड रियलाइज्ड जीपी, वो कितना बचेगा? 22,050 -6,450 -6,450। तो ये आ रहा है 15,600। ये हमारा क्या है? रियलाइज्ड है, क्योंकि ये हमें स्पेसिफाई करना होगा रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और अनरियलाइज्ड कितना है। अनरियलाइज्ड जीपी, रियलाइज्ड जीपी। अनरियलाइज्ड जीपी था हमारा 6,450, और ये नीचे यानी अगले टर्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और रियलाइज जीपी कितना था ये, क्योंकि अभी हमें मिल चुका है 15,600, यानी जो 2015 का ग्रॉस प्रॉफिट था ना, वो था 15,600। अब इसके अकाउंट्स को हम बैलेंस ऑफ कर लेते हैं। ये कितना है? 62,250। अगर हम डायरेक्ट इन दोनों को ऐड करते ना, 54,000 11,250 को, और माइनस करते 43,200 को, तो इन दोनों का टोटल आ जाता। लेकिन हमें इसमें अलग रियलाइज और अनरियलाइज करके लिखना है, तो वो हमें करना पड़ता है। ठीक है, अब 2016 आ गया। 2016 स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे हमारा जीपी जो है ब्रॉड डाउन हो जाएगा। जीपी कितने से ब्रॉड डाउन हो जाएगा? जो डेफर्ड जीपी था 6,450 से। ठीक है, और 2016 में हमारा एचपी इंटरेस्ट कितना था? एचपी इंटरेस्ट कितना था वो भी मैं हम ऊपर से देख लेते हैं। 2016 में इंटरेस्ट पेमेंट कितनी रिसीव हुई थी? 8,063। 8,063। जगह कम पड़ रही है, मैं ऐड कर लेता हूँ, एक सेकंड।
अनरियलाइज्ड जीपी। अनरियलाइज्ड जीपी कैसे निकलता है? जो 2016 का ब्रॉड डाउन या कैरिड डाउन बैलेंस 16313, 16313 इंटू 20%, तो उसकी अमाउंट क्या आ रही है? 3263। विच साइड इज हैवियर? विच इज क्रेडिट साइड? तो हम यहाँ पे टोटल बैलेंस लिख देंगे। तो इसको मैं टोटल कर लेता हूँ, 6450 प्लस 8063, विच इज 14513 लेस 3263। रियलाइज्ड जीपी। अब 2017 में हम चले गए। 2017 का जो जीपीपीडी था वो कितना है? दिस वन 3260, 3263। और हायर परचेज इंटरेस्ट कितना था 2017 का? हायर परचेज इंटरेस्ट, हायर परचेज इंटरेस्ट ये रहा 4078, 4078, 4078, ये इंटरेस्ट था। ठीक है। अब इसका जो अनरियलाइज्ड जीपी है वो कितना है? हमने इस सीडी को कंसीडर कर लिया, इसको कंसीडर कर लिया। अब तो हमारे पास कोई सीडी बचा ही नहीं है, यहाँ पे तो हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। तो लेट्स सी हमें इंटरेस्ट कितना मिला था। मतलब अभी जो हमारा पेमेंट है ना, वो फाइनल जो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा वो हमारा रियलाइज्ड ही होगा। रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। और यहाँ पे हमारा अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि 3 साल का सीन था तो 3 साल का सीन खत्म हो गया। 7341, 7341, 7341। हमने पहले इसका बुलवेल का ट्रेडिंग, बुलवेल का अकाउंट बनाया। एचपी का इंटरेस्ट, हायर परचेज इंटरेस्ट, उसका ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब हमने कर लिया। तो हमने पार्ट बी को पूरा कंप्लीट कर लिया। वी आर डन विथ पार्ट बी। नाउ वी विल बी वर्किंग फॉर अकाउंट फॉर above transactions in the book of Bulwell, showing the entries in the statement of profit and loss and statement of financial positions. जाहिर है जिसने ये चीजें परचेज की, प्रॉफिट पे जो डिफरेंस आएगा और जो बैलेंस शीट वाला पार्ट होगा, तो हम उसको करते हैं। मोटर लॉरीज का एक छोटा सा अकाउंट बनेगा। एसेट अकाउंट होता है, डेबिट साइड पे आता है, क्रेडिट साइड पे माइनस होता है। तो इसने परचेज किए 3 लॉरीज, 3 लॉरीज परचेज किए। अ, किससे परचेज किए? ग्रैनी, ग्रैनी या ग्रैनबी गैराजेस। और उसकी अमाउंट थी 54,000। बुलवेल बुक्स, बुलवेल बुक्स। ठीक है। और उसका इंटरेस्ट का एक्सपेंस पार्ट वन, एचपी हायर परचेज इंटरेस्ट। उसके लिए इनकम थी, इसके लिए एक्सपेंस है। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंपल रखता हूँ, ज्यादा फॉर्मलाइज नहीं करता। ठीक है। तो उसके लिए एक्सपेंस था, तो उसने 2015 को ग्रैनबी गैराजेस डबल जी 2015 को इंटरेस्ट पे किया था 11,250 का। और 2016 को इंटरेस्ट पे किया था 8,063।
और 2017 को इंटरेस्ट पे किया था 4078। ये मैं वैल्यूज कहाँ से निकाल रहा हूँ? ये जस्ट अभी हमने ऊपर ये सारी वर्किंग्स करी हुई है। ये एक्सपेंस का अकाउंट है तो डेबिट साइड पे इंक्रीज करेगा और क्रेडिट साइड पे डिक्रीज करेगा। तो जब इंटरेस्ट एक्सपेंस को हमने डेबिट किया तो साइमल्टेनियसली हम किसी चीज को क्रेडिट भी कर रहे होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, जब इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस कम होगा। 11,250 2016 में कितने से इफेक्ट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस? 8063। 2017 में प्रॉफिट एंड लॉस में कितना इफेक्ट आया? 4078। मतलब हर साल का प्रॉफिट में डिक्रीज है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। इसका हम बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं। बैंक अकाउंट तो ऊपर वाले का भी बना सकते थे, बट बैंक एसेट होता है और डिक्रीज क्रेडिट साइड पे होता है। तो इस भाई साहब ने 1 जैन को बैंक से डिपॉजिट करवाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ग्रैनबी को दिया था डाउन पेमेंट, डीपी दिया था 9,000 का। ठीक है, 1 दिसंबर 2015। फिर इसने इसको दिया था 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को 2015 को ग्रैनबी इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट वो कितने की दी थी? 24,000। फिर 2016 को 31 दिसंबर को उसने दिए थे इसको 24,000। ग्रैनबी इंटरेस्ट। एंड 2017 के दिसंबर को इसने दिए थे 20,391। टोटल जो कैश की पेमेंट थी उसने ये की थी। ठीक है, वो जो इंटरेस्ट की पेमेंट थी वो उसने इंस्टॉलमेंट में कवर करी हुई थी। तो जो ग्रैनबी के अकाउंट्स थे उसमें तो हम सेपरेटली शो कर रहे थे, बट जो बुलवेल के अकाउंट्स है उसमें हम डायरेक्ट शो करेंगे। तो इसने टोटल पेमेंट कितने की है हम देख लेते हैं। 9,000 प्लस 48,000, 20,391। इसने करी है 77,391। ठीक है, ये इसका बैंक अकाउंट भी आ गया। और ये सारी चीजें प्रोसेस कैसे करी हैं वो भी देख लेते हैं। बैंक अकाउंट हो गया। एनबी गैराजेस, ये इसका क्या है? अकाउंट्स अकाउंट्स पेबल है। अकाउंट्स पेबल है। अभी हम ग्रैनबी गैराजेस का अकाउंट बनाते हैं। ग्रैनबी गैराजेस बुलवेल का अकाउंट्स पेबल है क्योंकि उससे हमने एसेट परचेज किया है और उसको हमें टाइमली पेमेंट्स करनी है। ठीक है, तो ग्रैनबी गैराजेस क्या है? हमारा अकाउंट्स पेबल है यानी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है क्रेडिट साइड पे और इंक्रीज करती है डेबिट साइड पे।
ठीक है, तो 2015 में हमने इससे क्या खरीदे थे? मोटर व्हीकल्स खरीदे थे। मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स या लॉरीज, जो भी उसने हमें नाम बताया था, और इसको हमने पेमेंट करनी थी 54,000 की। ठीक है, और उस साल का हायर परचेज इंटरेस्ट कितना था? हम ये पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। ये पहले हमने कैलकुलेट कैसे किया था? हायर परचेज इंटरेस्ट, ये रहा पहले साल का इंटरेस्ट कितना था, ये रेड से मैं मार्क कर रहा हूँ, 11,250। तो वो एज इट इज हम उसका लिख देंगे, 11,250 का उसका इंटरेस्ट हो गया। और उसने 2015 1 जनवरी को उसने उसको बैंक से डाउन पेमेंट भी की थी। डीपी लिख देता हूँ, विच वॉज ऑफ 9,000। सही है। फिर उसने बैंक को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में भी दी थी, इंस्टॉलमेंट विच वॉज ऑफ 24,000। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को टोटल कर लेते हैं। विच साइड इज हैवियर? मुझे तो क्रेडिट साइड ज्यादा हैवियर लग रही है, तो उसको मैं टोटल कर लेता हूँ, फिर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड निकाल लेता हूँ। 65,250, 65,250। तो बैलेंस बैलेंस कैरीड डाउन विल बी माइनस ऑफ 9,000, 24,000, तो ये आ रहा है 32,250। ठीक है, अब अब हम आगे बढ़ते हैं। 2015 का अकाउंट क्लोज हो गया, 2015 का क्लोज हो गया। अब 2016 का ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी जो लाइबिलिटी का बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो कितना है? 3,250। सही है। अब इसमें हम हायर परचेज इंटरेस्ट लिखेंगे, हायर परचेज इंटरेस्ट लिखेंगे, और हमने बैंक से जो पेमेंट करी होगी वो भी लिखेंगे। बैंक इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, पहली हमने 24,000, दूसरी के भी 24,000, तो दूसरी इंस्टॉलमेंट और दूसरा इंटरेस्ट रेट कितना था? 8,063। ये हम कैलकुलेशंस पहले ही कर चुके हैं, तो अभी हमें ज्यादा टाइम नहीं लग रहा। ठीक है, तो बैंक की इंस्टॉलमेंट कितनी थी? 24,000। और हायर परचेज का इंटरेस्ट कितना था? 8,063। और ये 8,063 हमने कैसे निकाला? ये 32,250 पे हमने सर्टेन परसेंटेज लगाई थी ऊपर। कहाँ गई? हाँ, 25% लगाई थी। ये क्योंकि ये वर्किंग्स हम पहले कर चुके हैं, तो अभी बार बार दिखाने का उसका फायदा नहीं है, तो सिंपल हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे कौन सी साइड हैवियर लग रही है? डेबिट साइड हैवियर लग रही है यहाँ पे भी। तो ये अमाउंट बन रही है 40,313। 40,313। तो बैलेंस कैरीड डाउन कितना आएगा? बैलेंस 31 दिसंबर 2016, यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस 16,313। 2017 का बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ लाइबिलिटी इज 16,313। सही है, और इसका हायर परचेज इंटरेस्ट वॉज 4078। ये ऊपर हमने देखा था, यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। और थर्ड हमारी डाउन पेमेंट क्या थी? और पेमेंट क्या थी? 20,391। 31 दिसंबर 2017 बैंक से पे किया था हमने 20,391। अब हम कुछ भी नहीं करते, इनको टोटल कर लेते और उसके अकाउंट्स को क्लोज कर लेते।
इन दोनों का सम इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी थर्ड डाउन पेमेंट भी कर दी और सारी अमाउंट। तो यहाँ पे आ रहा है 2391। तो इसका भी अगर हम टोटल करेंगे ना, आप करके देख ले, एग्जैक्टली सेम आएगा 391। तो यहाँ तक हमने बुलविल के बुक्स में ग्रैंडी गैराज का अकाउंट्स भी बना लिया। ग्रैंडी गैराज हमारा लाइबिलिटी होता है, तो इसीलिए हमने इसमें ट्रांजेक्शन्स लेफ्ट राइट कर लिए। जो पहले हमारा अकाउंट था वो अकाउंट रिसीवेबल्स का था, जो हमने ग्रैंडी गैराज के अकाउंट्स में बुलवेल का अकाउंट बनाया था। अब इसका एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट भी बनाना है। एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ये ऊपर सवाल में लिखा है, वी चेक दिस। Account for the above transaction in the books of Bulwell Limited, showing the entries in the statement of profit and loss and statement of financial positions 2015 से लेके 2018 तक की हमें ये दोनों चीजें बनानी है। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ 2015, 2016, 2017 एंड 2018। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट है, कुछ भी नहीं है। ये हम कैसे करते हैं? अगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट हो, ग्रॉस प्रॉफिट हो, उसमें से हम क्या करते हैं, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक हमारे पास डेप्रिसिएशन है, जो एसेट परचेज कर रहे हैं वो डेप्रिसिएट भी तो हो रहा है। और जो दूसरा हमारे पास था वो क्या था, फाइनेंस कॉस्ट, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस, हमने 3 साल के लिए हायर परचेज किया था, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी 3 इयर्स का होगा। तो हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट की हमारे पास वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो एज इट इज ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना था पहले साल में, यहाँ पे हम सब हमारे पास लिखा हुआ है। पहले साल में था 11,250, 8,000, 63, 4708। तो यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ 11,250 पहले साल में था। दूसरे साल में कितना था, 40, 40, 40, सॉरी 8063, 8063। और यहाँ पे था 4078। क्योंकि 2018 में हमारी वो चीजें डिस्पोज ऑफ, मतलब उसकी हायर परचेज खत्म हो गया, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हम थोड़ी पे करेंगे। अब आती है डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करें। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करें, डेप्रिसिएशन की हम पॉलिसी पढ़ लेते हैं, उसने हमें डेप्रिसिएशन क्या बोला था। ठीक है, इफ आई फाइंड अ प्लेस, तो मैं यहीं पे इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या है, स्कार्प वैल्यू। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल, रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो ये डेप्रिसिएशन का निकालने का फॉर्मूला होता है, पर ईयर, पर ईयर डेप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन, पर ईयर डेप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो मैं क्या करता हूँ, हर साल की डेप्रिसिएशन के लिए, तो मेरी कॉस्ट कितनी थी, 54,000। 54,000 की मैंने 3 व्हीकल्स परचेज की थी, और उसकी एक व्हीकल की रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 13,333 इंटू 3 कर लेता हूँ, तो ये आता है 3,999। इतनी अमाउंट हो रही है, उसका हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 4,000। तो ये हमारी बन जाती है 4,000। 4,000 बन जाती है इसकी रेजिडुअल वैल्यू। और यूजफुल लाइफ कितनी है, 3 इयर्स। 3 इयर्स एंड 4 इयर्स है, 4 इयर्स सॉरी। रेजिडुअल लाइफ इसकी कितनी है, 4 इयर्स है। ये मुझे कैसे पता चला,
ये यहाँ पे येलो से मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है 12,500 पर ईयर। पर ईयर 12,500 विल बी द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। तो इसको मैं सिंपली एक्सट्रैक्ट में लिख देता हूँ 12,500, 12,500, 12,500, 12,500। नेट लॉस स्लैश नेट इफेक्ट, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, क्योंकि इससे प्रॉफिट तो हमें एग्जैक्टली ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं पता, तो ये काफी चीजें पता भी नहीं है, तो हम इसका डायरेक्ट वो निकाल लेते हैं। अब इसको हम एडअप करेंगे तो ये हो जाएगा 23,000, 23,750 नेगेटिव, क्योंकि इससे हमारा प्रॉफिट कम होगा, और ये हो जाएगा 2563, और ये हो जाएगा 16,578, और यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज 12,500। मतलब 4 साल का जो हमारा प्रॉफिट इफेक्ट होगा ना, वो इस तरीके से होगा। ठीक है, अब हम बनाते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। अब बनाते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये भी सिंपल तरीके से 2015, 2016, 2017 एंड 2018। ठीक है, अब बैलेंस शीट में पहले क्या आता है, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, पहले कॉस्ट आती है, फिर लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। कॉस्ट तो हमारी सेम थी, कितनी थी, 54,000, जो एक साथ इनिशियल में हमने परचेज की थी। 54,000 हमारी कॉस्ट थी, और फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी थी, 12,500। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, जो ईयर 1 की डेप्रिसिएशन है और जो ईयर 2 की डेप्रिसिएशन है ना, उसको आप एड अप करके ईयर 2 की बैलेंस शीट में शो करोगे, विच इज 25,000, और तीसरे की 37,500, और चौथे की एग्जैक्टली 50,000। तो ये जब हम चीज कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, विच इज 41,500, 29,000, 16,500, और यहाँ पे आएगा 4,000, ये 50,000 है। तो नॉन करंट एसेट्स का भी वो हमने बना लिया। एसेट पे तो ये इफेक्ट आएगा, बट लाइबिलिटीज पे क्या फर्क आएगा वो हम देख लेते हैं। लाइबिलिटीज, क्योंकि इक्विटी वगैरह तो गिवन नहीं है, तो हम उस पर बात नहीं कर सकते। लाइबिलिटीज में वो जो हमने बताया था, ये हमारा अकाउंट्स पेबल है ना, तो 2015 के एंड में ये लाइबिलिटी है, और 2016 के एंड में ये लाइबिलिटी है, और जो 2017 है इस पे नो लाइबिलिटी है। नो लाइबिलिटी है, मतलब हमने बैलेंस ऑफ कर दिया, तो 32,250 अकाउंट्स पेबल, 32,250, एंड दिस इज 16,313। यहाँ तक हमने इसका बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी बना दिया, और यहीं तक हमें बनाना था, और आगे कोई लाइबिलिटी नहीं है, कि यहाँ पे तो हमने जीरो कर दी थी, तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच।